स्टूडेंट्स ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आरएनए। तो आरएनए संसार या आरएनए वर्ड, इसके अंतर्गत हम आरएनए और आरएनए के जितने प्रकार, उनके कार्य, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आरएनए संसार या इसको अपन बोलेंगे आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी संरचनाएं कैसी होती है, तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बातें अपने कुछ लिख रखी है कि आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल था या आनुवांशिक पदार्थ था, वो कौन विकसित हुआ। वो सबसे पहले विकसित हुआ था आरएनए। आरएनए सभी सजीवों जैसे प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन डीएनए वायरसों में नहीं पाया जाता। आपको ये ध्यान रखना है कि वायरस से ऐसी संरचनाएं होती है जिनके अंदर डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही पाया जाता है। इसलिए जिन वायरसों में डीएनए पाया जाता है, वहाँ पर आरएनए बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी सजीव हैं, मतलब जो भी है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकेरियोट हो, उनमें सब में डीएनए के साथ आरएनए भी पाया जाता है। यह आरएनए वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होता है, जैसे अपने एक उदाहरण बहुत बार पढ़ा है, टीएमवी, तो उसके अंदर ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। या जैसे एचआईवी है, या रेबीज़ वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो ऐसे वायरस जिनमें आरएनए होता है, उनमें डीएनए तो होगा नहीं, तो वहाँ पर ये आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। यानी आरएनए होगा, डीएनए तो होगा नहीं उनमें, इसलिए एक अकेला केवल आरएनए है, तो वो वहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य कर देगा। बाकी सभी सजीवों में यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यानी आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम कब करेगा? केवल आरएनए वायरसों में, जिन वायरसों में आरएनए पाया जाता है, तो वहाँ पर डीएनए अनुपस्थित होगा। तो डीएनए की अनुपस्थिति के कारण आरएनए कुछ वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। बाकी सभी कोशिकाओं में ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। देखिए, जीवन के आवश्यक जो जैव प्रक्रम थे, उनका विकास आरएनए से हुआ है। जैसे उपापचयी, जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, चाहे उपचय हो चाहे अपचय हो, उससे संबंधित एंजाइम हो, तो उन सब का विकास कहीं ना कहीं आरएनए से हुआ है। या जैसे शरीर की मरम्मत करना हो, रिपेयरिंग करना हो, उसके लिए प्रोटीन की निर्माण हो, तो वो आरएनए से विकसित हुआ है। स्थानांतरण करना हो, तो आरएनए का जैसे काम है आनुवंशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करना और प्रोटीन का निर्माण करना, तो ये भी आरएनए से विकसित हुआ है। और संबंधन का मतलब है, इस कुछ अणुओं की जैसे स्प्लाइसिंग होती है, तो वो क्रियाएं भी यहाँ आरएनए से ही विकसित हुई है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है। तो उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक या जैव क्रियाओं को बढ़ाता है, तो ऐसे आरएनए एक उत्प्रेरक की तरह भी काम करेगा। और आरएनए उत्प्रेरक की तरह कार्य करने के कारण ही अधिक क्रियाशील और अस्थायी था। इसका कारण ये भी था कि आरएनए चूँकि उत्प्रेरक की तरह भी काम कर रहा था, इसलिए आरएनए ज़्यादा क्रियाशील था और अस्थायी अणु था। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से, क्योंकि आरएनए अस्थायी और अधिक क्रियाशील था, तो धीरे धीरे जब टाइम बीता, तो आरएनए में कुछ रासायनिक के परिवर्तन आए, उसका रूपांतरण हुआ, और आरएनए से ही, उसके रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जो अधिक स्थायी होता है। तो इस तरह से आरएनए के अंदर जो रूपांतरण हुए, तो उससे डीएनए का विकास हो गया। तो मतलब फर्स्ट था वो आरएनए था, आनुवंशिक पदार्थ, और उसमें रासायनिक रूपांतरण हो गया, तो उससे डीएनए का विकास हो गया। अब रासायनिक रूपांतरण कैसे, कि जैसे इसमें ये हुआ कि इसमें राइबोज शर्करा थी आरएनए में,
तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज बन गई। आरएनए में यूरेसिल था तो यूरेसिल की जगह थाइमिन आ गया। आरएनए एक रज्जुकी था तो डीएनए जैसे द्विरज्जुकी बन गया। तो इस तरह से इसमें कई सारे रासायनिक परिवर्तन भी आए और इसके अंदर कुछ कार्य के परिवर्तन भी आए और धीरे धीरे आरएनए से डीएनए का निर्माण हो गया। तो आरएनए पहले आया और उसके बाद में डीएनए का विकास हुआ है, इसका मतलब ये है। डीएनए में दो रज्जुकों का पाया जाना। देखिए डीएनए में दो रज्जुक होते हैं और दोनों रज्जुकों के पूरक होने के कारण इसमें अपने आप को मरम्मत करने की प्रक्रिया का विकास कर लिया। तो देखिए डीएनए के फिर आगे डीएनए ने क्या किया, डीएनए में दो रज्जुक थे, दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं और यही इस कारण से डीएनए ने अपने आप की मरम्मत करने की जो प्रक्रिया थी, खुद की मरम्मत खुद कर रहा है डीएनए। इसका मतलब है डीएनए अपनी मरम्मत खुद करता है। तो अपनी मरम्मत करने के लिए, अपनी कॉपियाँ तैयार करने के लिए, अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए इसने जितनी भी प्रक्रियाएं थी वो विकसित कर ली, जिससे डीएनए किसी परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो गया। इसलिए किसी भी तरह का जीव में कोई परिवर्तन आता है तो उसका विरोध कर सकता है, उसका ये प्रतिरोध कर सकता है डीएनए। इसलिए इसमें उत्परिवर्तन भी बहुत कम या बहुत छोटे आकार का उत्परिवर्तन होता है, जिससे इतना ही उत्परिवर्तन होता है कि जिससे नया या उद्विकास हो या नई जाति का निर्माण हो सके या कोई नई गुण वाली जाति का निर्माण हो सके, इतना ही इसके अंदर उत्परिवर्तन होता है। अब देखते हैं अपन आरएनए की संरचना, कि आरएनए की संरचना आखिर कैसे होती है। तो देखिए आरएनए की संरचना और निर्माण की जो प्रक्रिया है वो डीएनए की भांति होती है, लेकिन आरएनए की संरचना के मुख्य बिंदु निम्न है। तो अपन इसके कुछ बिंदु देख लेते हैं। तो हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, डीएनए और आरएनए में अपन अंतर भी पढ़ चुके हैं। तो आरएनए में राइबोज शर्करा C5 एस्टिन O5 पाई जाती है। इसकी संरचना में एक तो ये हो गया। आरएनए में प्यूरिन क्षारक एडेनिन और ग्वानिन AG तथा पिरिमिडीन क्षारक यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखना आपको थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन डीएनए में पाया जाएगा। आरएनए में प्यूरिन व पिरिमिडीन की मात्रा बराबर नहीं होती है, क्योंकि एक रज्जुकी होता है, इसलिए प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होने का इसमें कोई चांस नहीं है। इसलिए आरएनए के लिए चारगाप का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। आरएनए अणु डीएनए अणु से काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसका जो अणुभार है वो भी कम होगा, यानी आरएनए डीएनए से काफ़ी छोटा अणु होता है। आरएनए एक रज्जुकी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये इसके प्रमुख गुण है, इसका एक रज्जुकी होता है, लेकिन कुछ वायरसों में आरएनए द्विरज्जुकी भी होता है, जैसे रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस। तो ये रियो वायरस अपने श्वसन और अपने पाचन तंत्र से संबंधित एक वायरस है, तो इसके अंदर, और वाउंड ट्यूमर वायरस जो कई प्रकार के पौधों में रोग फैलाता है, वहाँ पर ट्यूमर बना देता है। तो उस ऐसे वायरस रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो द्विरज्जुकी होता है। अब वो क्यों होता है द्विरज्जुकी, तो उसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए कि ये एक रज्जुकी आरएनए के मुड़े हुए, यानी एक रज्जु जो आरएनए होता है उसके मुड़े हुए भागों के क्षारकों के मध्य अंतः आणविक युग्मन यानी इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग पाया जाता है। कैसे, जैसे अगर अपन एक बात करें, जैसे ये एक आरएनए है, इसके ऊपर ये इसके न्यूक्लियोटाइड हैं AUGCUCAG। अब कई बार ये होता है कि जैसे ये आरएनए है, ये कई जगह पर इस तरह था, ये मुड़ गया इस तरह से, और जैसे ए था, इसके सामने यदि यूरेसिल आ जाता है तो यहाँ पर फिर
ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे सी यहाँ था और इसके सामने इसके मुड़ने से अगर जी आ जाता है तो फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन जाते हैं इनके बीच में। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आरएनए है वो द्विरुज्जुकी हो गया है, हालांकि द्विरुज्जुकी नहीं है, लेकिन इसके मुड़ने से, जैसे आरएनए बिल्कुल रेखीय होता है लेकिन इसके मुड़ने से फिर ये द्विरुज्जुकी दिखाई देता है। बस ये इसका फ़र्क है। इस तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जो युग्मन होता है उसको बोलते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग। तो ये अपन कह रहे हैं कि एक रज्जु के आरएनए के मुड़े हुए भागों के क्षारकों के मध्य अंतः आणविक युग्मन यानी इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग पाया जाता है, जिससे ये द्विरुज्जुकी जैसा दिखाई देता है। आरएनए में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जो रेखीय क्रम में 3 डेज से 5 डेज दिशा के अंदर जुड़ते चले जाते हैं या जुड़े हुए होते हैं। तो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 डेज सिरे से 5 डेज सिरे की तरफ जुड़े हुए होते हैं। अब पढ़ते हैं अपन आरएनए के निर्माण के चरण। देखिए, आरएनए के निर्माण के चरण बिल्कुल आरएनए के निर्माण के जो चरण होते हैं वो डीएनए के समान ही होते हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है पहले। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होता है? राइबोज, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक। फिर न्यूक्लियोसाइड के बाद में न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। डीएनए में भी ऐसा ही हो रहा था। और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जुड़ने से। फिर जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है, उस श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक ही श्रृंखला बनती है और उसी से एक रज्जु के आरएनए बन जाता है। जबकि डीएनए में क्या था? चरण तो यही थे, न्यूक्लियोसाइड बनता है पहले, फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। वहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलती है और फिर वो द्विरज्जुकी डीएनए का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर फर्क है कि यहाँ पर केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा है और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो एक रज्जुकी आरएनए का निर्माण कर देगी। जैसे ये एक आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जिसके अंदर ए, यू, जी, ए, सी, यू, ये क्रम किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये आरएनए का ही एक रज्जु है। इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए यूरेसिल है और अपन जानते हैं कि यूरेसिल केवल और केवल आरएनए के अंदर पाया जाता है। तो ये एक आरएनए का जो कि इसके न्यूक्लियोटाइड है वो 3 डेज से 5 डेज से दिशा के अंदर जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो डीएनए के जो निर्माण के चरण है बिल्कुल समान होते हैं आरएनए के। और जो अंतर है वो अपने पढ़ लिया था कि इसके अंदर रासायनिक अंतर क्या होता है, जबकि जो चरण है वो बिल्कुल इसके समान ही होते हैं। अब देखते हैं अपन आरएनए के प्रकार के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएनए मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आनुवांशिक आरएनए, जिसको जेनेटिक आरएनए भी कहते हैं। तो आनुवांशिक आरएनए कहाँ होता है, ये किसमें पाया जाता है? तो ये ध्यान रखिए, यह अधिकांश पादप विषाणुओं यानी प्लांट वायरसेस के अंदर ये पाया जाता है। तो अधिकांश जो पादप वायरस होते हैं उनके अंदर आरएनए पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए तंबाकू मोजेक वायरस TMV, इसके अंदर आरएनए है वो एक रज्जुकी होता है। और जैसा आपने पहले उदाहरण पढ़ा था कुछ समय पहले कि वाउंड ट्यूमर वायरस जो होता है, वाउंड ट्यूमर वायरस, इसमें आरएनए द्विरज्जुकी दिखाई देता है। तो आनुवांशिक आरएनए कहाँ पाया जाएगा? ये केवल और केवल पादप वायरसों और कुछ जंतु वायरसों के अंदर भी ये पाया जाता है। मतलब एक चीज़ तो यह ध्यान रखनी है कि ये अधिकांश पादप वायरसों व कुछ जंतु वायरसों, इसमें ये भी आप लिख सकते हो जैसे HIV, रेबीज वायरस आदि में। तो अधिकांश पादप वायरसों में और कुछ जंतु वायरस जैसे HIV है या रेबीज है, इनके अंदर ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है, क्योंकि जिनमें आरएनए होगा उसमें डीएनए होगा ही नहीं। जिन वायरसों में आरएनए पाया जाएगा उनमें डीएनए होगा ही नहीं, इसलिए
केवल अकेला आरएनए पाया जाता है तो वही उसमें आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। तो ये तो आनुवांशिक आरएनए। और दूसरा होता है आनुवांशिक आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए। देखिए ये कहाँ पाया जाता है और ये कब होता है? तो इस प्रकार का आरएनए उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो जिनमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, डीएनए वहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करेगा और आरएनए वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो आरएनए है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। इस प्रकार के आरएनए का संश्लेषण डीएनए सांचे या डीएनए टेम्पलेट से ही होता है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएंगे और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिफरेंट टाइप के आरएनए का निर्माण करते रहेंगे। अब ये जो आनुवांशिक या नॉन जेनेटिक आरएनए है ये कितने प्रकार का होता है? तो देखिए ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन से हैं हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए और इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं mRNA। दूसरा है स्थानांतरण आरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए या शॉर्ट में इसको कहेंगे tRNA। और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए जिसको अंग्रेजी में अपन राइबोसोमल या शॉर्ट में कहते हैं rRNA। तो mRNA, tRNA और rRNA ये आनुवांशिक या नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं जो कि सभी जीवों में पाए जाएंगे जहां पर डीएनए उपस्थित होगा, यानी पादप वायरसों और कुछ जंतु वायरसों को छोड़कर ये सभी कोशिकाओं में पाए जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इनके एक एक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, mRNA, फिर tRNA और फिर rRNA। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए की चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में अपन आरएनए और उसके प्रमुख गुण और उसके निर्माण और प्रकारों के बारे में चर्चा हमने कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।